गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है, 3 टॉपिक हमने एक पढ़े हैं और एक टॉपिक हमने एक पढ़ा है। और उसके पहले कंट्रोलिंग का मीनिंग हमने जाना है ना। बहुत तेजी स्पीड के साथ देखते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है? Controlling refers to the comparison of actual performance with planned performance and taking corrective action in case of negative deviation between planned and actual performance. उसके बाद हमने पढ़े उसके फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं? लुकिंग फॉर जीपी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लुकिंग, कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। अच्छा, लुकिंग फॉर जीपी, जी स्टैंड फॉर गोल ओरिएंटेड फंक्शन या गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। ठीक है, लुकिंग फॉर जीपी, पी स्टैंड फॉर परवेसिव, इट इज परवेसिव फंक्शन। लुकिंग फॉर जीपी इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद पढ़े बच्चों हमने इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेट गेम इन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कोऑर्डिनेट helps in maintaining coordination. Game, G stand for goal. हाँ, कंट्रोलिंग एक कैसी कंट्रोलिंग helps in achieving organizational goals. A stand for accuracy, helps in judging the accuracy of standards. M stand for motivation, improves employees motivation. And E stand for, बोलो, efficient, making efficient use of resources. Coordinate game in order and discipline, ensures order and discipline. और उसके बाद बच्चों हमने देखा एक टॉपिक लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होती है? डीएसएलआर। क्या होती है? डीएसएलआर। डी स्टैंड फॉर, हाँ, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। डी एस एस स्टैंड फॉर, हाँ, कॉस्टली अफेयर्स। एल स्टैंड फॉर little control on external factors. And R stand for resistance from employees. Very good. और उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ा था हमने जो कि ऑल टुगेदर डिफरेंट था। ये 3 तो अभी एक साथ चल रहे थे। क्या? फीचर्स, इंपोर्टेंस और लिमिटेशन। एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसके बीच में? प्लानिंग के बीच में और कंट्रोलिंग के बीच में। उसको हमने 3 पार्ट में सेग्रीगेट करके पढ़ा था, फाइनली कंक्लूजन दे दिया था। पहली हेडिंग, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट या इंटर कनेक्टेड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, से यस और नो। दूसरा, प्लानिंग इज प्रेस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। And the third one is both the functions are forward looking as well as backward looking. Hence we can say that planning and controlling are related to each other और interdependent और interconnected. ठीक है ना? yes or no? अच्छा, मैं अभी पूछता हूं आपसे, मुझे बताओ, planning without controlling is what? Planning without controlling is what? Useless or meaningless. And controlling without planning is क्या है? ब्लाइंड। क्या है? ब्लाइंड। समझ में आती है बात? और उसके बाद बच्चों आज की क्लास का हमारा टॉपिक चालू होता है फॉर्मली। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस फॉर्मली। ठीक है ना? लेकिन आप अगर इनफॉर्मली बोलोगे कि जो टॉपिक्स नहीं है वो भी पढ़ा दो, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे। फिलहाल ज्यादा अभी उस पर डिस्कशन नहीं करते, जो है पहले उस पर देख लेते हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस, हाँ जी, कंट्रोलिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक कैसी प्रोसेस है? सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स, जिसमें ये स्टेप्स लगते हैं। नमन भैया, क्या इन स्टेप्स को आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो, नेवर। ठीक है ना? ये जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में चलेंगे, बिकॉज यू नो वेरी वेल ऑल द प्रोसेस आर इन सीक्वेंशियल मैनर या ऑर्डर। हर एक जो प्रोसेस होती है वो एक सीक्वेंस में होती है, वेदर वो प्लानिंग की हो, ऑर्गेनाइजिंग की हो, स्टाफिंग की हो, देन डायरेक्टिंग की कोई प्रोसेस नहीं थी वहां पे। बाकी हमने दूसरे टॉपिक देखे थे,
मोटिवेशन की प्रोसेस देखी थी वहां पे, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोलिंग की प्रोसेस है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ये क्या बात हुई, कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम, और चालू कहां से किया, प्लानिंग प्रोसेस से। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बच्चों कल भी ये बात हुई थी, और कल तो छोड़ो, बहुत बरसों पहले भी हमने ये चीज बोली थी कि प्लानिंग खत्म नहीं होती, कि कंट्रोलिंग चालू हो जाती है ना। अब देखो, उधर प्लानिंग प्रोसेस में उसने कंट्रोलिंग चालू कर दी थी एंड में, इधर वापस से चालू किससे किया इसने, प्लानिंग से। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वहां पे भी तो क्या करते हैं हम, प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप होता है, बिल्कुल सेम होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, वो एक ही बात है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कह रहे हैं द कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होती है, सबसे पहले अपन लोगों को क्या करना होता है, एस्टैब्लिश करने होते हैं स्टैंडर्ड, किसके, परफॉर्मेंस के। भाई जो हमें परफॉर्म करना है उसका बेंचमार्क पहले हम क्या करके चलेंगे, सेट करके चलेंगे। स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स द यार्डस्टिक, स्टैंडर्ड वो यार्डस्टिक होती है, ये वो बेंचमार्क होता है ना, अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड, जिसको कंसिडर करके, जिसको कंसिडर करके हम ये पता लगाएंगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है ना। यार्डस्टिक का मतलब समझ रहे हो आप, बेंचमार्क। ये क्या है, बेंचमार्क। स्टैंडर्ड बेंचमार्क का काम करते हैं कि भाई मेरे को यहां तक पहुंचना है ना, इसी को कंसीडर करके, इसी को बेस में रख के अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे हम कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दीज स्टैंडर्ड शुड बी स्मार्ट, सारे बच्चों को पता है, कोई आज नई बात नहीं बता रहा हूँ। ये स्टैंडर्ड हमारे कैसे होने चाहिए, हम पढ़ के आए हैं प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए हमारे, स्मार्ट। सारे बच्चे बोल दो, एस फॉर specific, M for measurable, A for achievable, R for relevant, T for time bound। ठीक है ना। हमारे जो स्टैंडर्ड्स है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए, और टाइम बाउंड होने चाहिए। क्या अचीव करना है वो ही बिल्कुल टू द स्पेसिफिक हो जाओ, ऐसे नहीं गोल गोल मत घुमाओ, चलो ठीक है सेल्स बढ़ानी है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाओ, किस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, ठीक है ना। वो सारी चीजें बिल्कुल स्पेसिफिक लेके आओ। मेजरेबल, जो तुम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। वो अचीवेबल भी हो, फालतू नहीं हो। 500 करोड़ ही दम लगा के कर पाओगे आप, और स्टैंडर्ड सेट कर दिया 5000 करोड़ का, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है ना। आज जो आपके पास रिसोर्सेज है उनके कंपैरिजन में वो अचीवेबल हो, ठीक है ना। रेलिवेंट होना चाहिए, उसका मकसद तुम्हारे से होना चाहिए, उसका मतलब तुम्हारे से होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम ऐसी चीजों के स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो जिनका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ, मैं कहने लगूं कि यार मिठाई में मीठा तेज हो रहा है, ठीक है ना, तो मेरे से क्या मतलब है उसका, भाई वो सावरिया वाले खुद देखेंगे, मेरे लिए इररिलेवेंट चीज है। बच्चे कह रहे हैं कि भैया मिठाई में मीठा तेज हो रहा है, कम करवाओ, अरे मेरा क्या मतलब है उससे, ठीक है ना, मेरे लिए वो चीज इररिलेवेंट है, ठीक है ना। तुम बोलो नमन भैया और ऊपर पढ़ाओ और भारी पढ़ाओ, ठीक है ना, तो समझ में आता, वो मेरे लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड, जो स्टैंडर्ड है वो कैसे होने चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। नमन भैया क्या फरवरी तक हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। आगे, स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। स्टैंडर्ड दोनों ही टर्म्स में आप सेट कर सकते हो, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हो और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड भी सेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। क्वालिटेटिव कहते पहले भी बताया है, क्वालिटेटिव जिसको क्वांटिटी में हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी को क्वांटिटी में, भाई 5 किलो ईमानदार हूँ पूरा, ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ऊपर, 5 किलो ऊपर, नहीं कह ही नहीं सकते ऐसा, ठीक है ना। भाई तेरा रंग गोरा है या तेरा रंग काला है, ठीक है ना, कैसे बताएंगे, लीटर में बताएंगे, कैसे बताएंगे कितना काला है, 5 लीटर काला है, बोलो ना, नहीं बता सकते। ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है, कैसे है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। समझ में आ रही है बात आपको। सुनो अभी, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सारे बच्चों को पता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स में। लाइक कॉस्ट टू बी इनकर्ड, की खर्चा कितना करना है, रेवेन्यू टू बी अर्न,
पैसा कितना कमाना है, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी बेचनी है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस अ यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। जितने भी एग्जांपल लिखे हैं, क्या आपको इनमें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो नंबर आएगा? भाई खर्चा कितना करना है, कलेक्शन कितना करना है, यूनिट कितनी बनानी है, यूनिट कितनी बेचनी है, एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा, और भी इस तरह के हो सकते हैं। समटाइम्स स्टैंडर्ड में आल्सो बी सेट इन क्वालिटेटिव टर्म्स, कई बार स्टैंडर्ड हम किस में भी सेट कर सकते हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स में भी। जैसे कि यहाँ पे बताएगा कुछ, इंप्रूविंग गुडविल एंड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉय, हमें अपने एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल इंप्रूव करना है, तो बताओ एम्प्लॉय के मोटिवेशन लेवल की यूनिट क्या है, उसको कैसे एक्सप्रेस करें मोटिवेशन को। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी जो टीम है ना, पूरी 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 5 ग्राम क्या है, मोटिवेटेड है। नहीं बता सकते भाई, नहीं बता सकते अपने एम्प्लॉयज का मोटिवेशन कितना है, वो बस उनकी खुशी से हम फील कर सकते हैं कि वो कितने मोटिवेटेड है, कितने हमारे से दुखी है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना? लेकिन उसको हम क्वांटिटेटिवली क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जैसे कि गुडविल है, गुडविल, हालांकि गुडविल को कर लेते हैं हम, गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वो घटिया तरीका होता है। तुम देखो ना, दमन भैया कैसी बात कर रहे हो, तुम ऐसे अकाउंटेंसी वालों पे क्यों लांछन लगा रहे हो? अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम करके देख लेना, नॉर्मल मेथड से निकालोगे, वो जो नॉर्मल प्रॉफिट मेथड होता है, ठीक है ना, उससे जो एवरेज करके निकालते हो आप, नंबर ऑफ ईयर परचेज करके निकालते हो गुडविल, नलायक हो, ये कर रहे हो, हाँ अच्छे से बोलो ना, ऐसे 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 कर रहे हो। अरे अच्छे से बोलो, हाँ भैया निकालते हैं हम, 3-4 मेथड होते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड होता है, हाँ वही एवरेज, नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी बोलो नलायक हो। समझ में तो आ रही है बात? हाँ, तीनों से क्या आजू बाजू आंसर आता है या बराबर आता है, क्या बहुत डिफरेंस रहता है? बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। अपन लोग नेशनल इनकम निकालते, 3 मेथड होते हैं, तीनों से सेम आंसर आता है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहा सुनी? नहीं होगी। उधर निकालो तुम गुडविल, गुडविल को निकाल ही नहीं सकते, क्या मैं कैसे बता दूं कि मेरी गुडविल कितनी है ना? उसको जस्ट तुम निकलते हो तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, बस वही गुडविल है। समझा ना? कस्टमर आप ही के यहीं पे आता है तो ये गुडविल है। हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इतने रुपए की हमारी गुडविल है? फिर भी ठीक है, कुछ तरीके हैं जिनमें आपस में ही बहुत क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ने गुडविल धरती में मिला रखी है तो दूसरे ने आसमान पे, अब कैसे पता पड़ेगा? हमने एक मेथड लगा दिया, एक मेथड लगा के मैं तो पूरे आसमान में उड़ा फिर रहा हूँ, मेरी तो भैया गुडविल है। दूसरा मेथड कह रहा आ तुझे औकात दिखाता हूँ तेरी, इधर आ, धरती में मिलाता हूँ तेरी गुडविल। ठीक है ना? कैपिटलाइजेशन मेथड से बहुत ऊपर चली जाती है गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालोगे तो कम हो जाती है। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जो गुडविल है, मोटिवेशन है, या मैंने आपको ऑनेस्टी बताई, इंटीग्रिटी हो गई और कॉम्प्लेक्शन हो गया, तो इस तरह की ये चीजें क्या होती है, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, इनको आप क्वालिटेटिवली स्टैंडर्ड, मतलब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड बोल सकते हो। ठीक है ना? वो उसने आगे बोला, फॉर एग्जाम्पल सम फास्ट फूड चेन्स लाइक पिज्जा हट, हट, मैकडोनल्ड, हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ ना, हट। सम फास्ट फूड चेन लाइक पिज्जा हट, McDonald and KFC fix standard in terms of time taken to serve a customer in order to enhance customer satisfaction. Can you say that it is quantitative standard or qualitative standard? बोल दो हाँ, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव। हाँ जी, खंड से। We will go with फिफ्थ ऑप्शन, खंड से। हाँ जी भाई साहब, ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है? हाँ, क्या बोला? दोनों ही लग रहे हैं, वो घूम रहा है, वो इधर भी बोल रहा है उधर भी बोल रहा है, जैसे मैंने बोला हाँ मेरा भी यही, मेरा भी यही। अभी क्या बोल रहा है? अभी भी उसी बात पे है ना, कहाँ से क्वालिटेटिव दिख रहा है भाई ये? कस्टमर, अरे तुम देखो ना, पहले तुम उसपे जो इधर उधर के शब्द है उन पे जा रहे हो, मेन जो कंटेंट है उस पे जाओ ना। टाइम टेकन, टाइम की तो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है? तुम देखो ना,
सम फास्ट फूड चेन लाइक पिज्जा हट, वो छोड़ दो, चलो नाम पे मत जाओ। जो कुछ फास्ट फूड चेन है जो एग्जांपल दिए, वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। किसकी टर्म्स में, टाइम की टर्म, टाइम टेकन टू सर्व अ कस्टमर, कि इतने टाइम में हम अपने कस्टमर को ऑर्डर सर्व कर देंगे। अबे तू आके बैठ 5 मिनट में या तो पिज्जा तेरे अंदर मुंह में होगा समझा, मतलब तुम समझ रहे हो अब। हाँ, तू आके बैठ तो 5 मिनट में, या तो हमारे उधर कैबिन में था पिज्जा, अभी तेरे मुंह के अंदर होगा, समझा क्या, 5 मिनट में। अब उसके बाद में मत देखो कि वो सेटिस्फेक्शन लिखा है वो, अरे उससे सेटिस्फाई तो होगा, लेकिन हमने क्या सेट किया है, हमने क्या सेट किया है, टाइम का स्टैंडर्ड सेट किया है कि इतने टाइम में हम डिलीवरी दे देंगे, ऑर्डर सर्व कर देंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। वो बात अलग है कि कस्टमर क्या रहेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना। हमारा मकसद यहाँ पे उसके बारे में बताया नहीं, है ना। यहाँ पे मेन फोकस किस पे है, टाइम पे है, तो ये क्वांटिटेटिव है। मेन फोकस किस पे होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। हम ये बोलते हैं कि हम अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो आप बोलो अब है ये क्वालिटेटिव, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा बोला ना, मैंने ये तो नहीं बोला 5 किलो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, पहली बात तो उसे मेजर कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही है ना बात। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए फ्लेक्सिबल, बोलो बेटा। आधा चैप्टर ये रिपीट है प्लानिंग का, आधा चैप्टर। अब मैं इसमें क्या बताऊं, मैं इतना टाइम अलॉट कर रहा हूँ, तो वो भी शुक्र मनाओ कितना टाइम इसमें अलॉट कर रहे हैं। हाँ, कैसे, कैसे, नहीं नहीं पूरा बताना, तू बीच में आधा अधूरा क्यों छोड़ रहा है। एक जनरल एग्जांपल दे दे, चलिए, तो तू स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा है, जनरल एग्जांपल क्या होगा इसका मतलब, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल, ऐसा एग्जांपल, ऐसा स्टेटमेंट जो हर एक जगह फिट हो जाए। स्टैंडर्ड हमारे फ्लेक्सिबल क्यों होने चाहिए बेटा, वेरी गुड, बिकॉज एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। तो हमारे स्टैंडर्ड, हमारी प्लानिंग रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हम फीचर पढ़ के आए थे या क्वालिटी पढ़ के आए थे एक अच्छे प्लान की, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल प्लान पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे, वहां पे क्या लिखा था कि वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये वही तो बोल रहा है, क्यों होना चाहिए फ्लेक्सिबल, बिकॉज एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तुमने जो प्लान बनाया था, स्टैंडर्ड सेट किए थे, वो पहले वाली सिचुएशन को कंसीडर करके किए थे, एनवायरनमेंट हो गया चेंज, अब क्या कीजिएगा, प्लानिंग दोबारा कीजिएगा, नहीं। प्लानिंग जो आपने की है, जो प्लान आपने क्या किया, ड्रॉ किए, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि उनमें थोड़ा बहुत हम क्या करके मॉडिफिकेशन करके उनको इम्प्लीमेंट कर सके। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट दे मे बी मॉडिफाइड एज पर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई शक। पहला स्टेप हो गया कंट्रोलिंग करने का। बेटा कंट्रोलिंग करने के लिए कल आप पूछ रहे थे ना, प्रीरिक्विजिट का मतलब बताओ, हमने क्या बोला था, शर्त। पहली शर्त यही होती है, पहली कंडीशन यही होती है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए। ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग प्रोसेस, क्या पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं कंट्रोलिंग, लेकिन सबसे शुरू में किया क्या, प्लानिंग। तो सही तो बोला था कल कि कंट्रोलिंग करने के लिए पहली शर्त ये है या पहली कंडीशन ये है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज कंट्रोलिंग क्या हो जाएगी, ब्लाइंड हो जाएगी। लेकिन अभी जैसे मैं हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया कि सेटिंग क्वांटिटी, सेटिंग स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यस और नो। क्या कंट्रोलिंग ब्लाइंड रहेगी, नहीं रहेगी ना, बिकॉज हमने क्या सेट कर लिए, स्टैंडर्ड सेट कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, देखो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सुनो ना, पहले मैंने स्टैंडर्ड क्या कर लिए, सेट कर लिए। अब जो मैं कर रहा हूं, जो मैं एक्चुअल में परफॉर्म कर रहा हूं, उसे क्या करूंगा, मेजर करूंगा कि भाई वो कितना किया है। तुम बोलो नमन भैया सीधा कंपैरिजन कर लो, अरे कंपैरिजन किसका करोगे, पहले ये तो बताओ कि क्या करना था वो तो सेट कर चुके हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो कितना किया, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना, कितना किया, ये पता लगा कर भाई इतना करना था, और जो कर रहे हैं हमने वो इतना कर लिया। अब इसे कंपेयर करेंगे कि इतना करना था, इतना कर लिया, तो एक गैप रह गया। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अक्सर बच्चों को लगता है कि सीधा दूसरे स्टेप पे क्या आ जाना चाहिए, कंपैरिजन आ जाना चाहिए, जो थर्ड स्टेप पे है। कंपैरिजन तो बेटा थर्ड स्टेप पे ही करोगे, पहले ये बताओगे क्या करना था, कितना कर चुके, अब करो कंपेयर, क्या करना था, क्या हुआ, फिर क्या निकालोगे, डेविएशन निकालोगे, क्या निकालोगे, और डेविएशन निकाल करके करेक्टिव एक्शन लोगे अगर जरूरत पड़ी तो।
मैंने ऐसे क्यों बोला जरूरत पड़ी तो, क्योंकि नेगेटिव के केस में करते हैं। और अगर डेविएशन कैसे रहे पॉजिटिव, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे। देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वंस द स्टैंडर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, एक बार आप आपकी स्टैंडर्ड सेट कर चुके हो, एस्टैब्लिश कर चुके हो, द सेकंड स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। कितना कर चुके हैं आप, उसे मेजर तो करो भाई। आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, आपके असाइनमेंट की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितनी है? आप 50% काम कर चुके हो, 60% काम कर चुके हो, या 100% काम कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, वो मेजर तो करोगे ना कि भाई क्या मतलब। चलो बोलता नहीं, आगे जान दो। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। जो परफॉर्मेंस है वो किस मैनर में होनी चाहिए, किस मैनर में आप मेजर करोगे? ऑब्जेक्टिव तरीके से और रिलायबल तरीके से, ठीक है ना? नमन भैया समझ में नहीं आया, हाँ क्या बोल रहा है? वेरी गुड, बहुत सही समझ रहा है। ध्यान से सुनो बच्चों, लेट सपोज मैं रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हूं। मैं कौन हूं? रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। और अभी मेरी डेडलाइन है, मेरे को अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट देनी है टॉप लेवल वालों को। किसको देनी है? टॉप लेवल वालों को। 90% काम हो चुका है। क्या हो चुका है? 10% रहता है, ठीक है ना? टॉप लेवल वाले आए, मेरे से रिपोर्ट मांगी। मैंने कहा बाबूजी कैसी बात कर रहे हो, 100% काम क्या है, डन है 100% काम। तुम मुझे बताओ, मैं ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव था या मैं बाइज्ड था? दो चीजें होती है, एक ऑब्जेक्टिव मतलब जो है सो है, जो है सो है। बाइज्ड होता है कि भेदभाव करना या कुछ तुमने अपने फेवर के लिए, अपने फेवर के लिए, अपने फायदे के लिए कुछ तो तुमने झूठ बोल दिया या कुछ भी मतलब ऐसा किया कि जिसमें तुम्हारा फेवर था। मैं बाइज्ड हूं, मतलब मैं पार्शियलिटी कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बताओ? मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से सीधे सच्चे रास्ते से चल रहा हूँ या मैंने पार्शियलिटी कर दी? पार्शियलिटी कर दी। पार्शियलिटी किसके फेवर में करी? अपने फेवर में। मैंने क्या बोला? हाँ जी, डन है जी, 100% काम पूरा है, ठीक है। और है नहीं काम पूरा, मुझे ऐसा लग रहा है हो जाएगा। लेट सपोज मैंने अब तो बोल दिया और बाद में काम हुआ नहीं, कहने सुनने वाली बात आएगी कि नहीं आएगी? मैं बताओ, मैंने परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिव और रिलायबल, रिलायबल मतलब विश्वसनीय है ना, मैंने सही तरीके से परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया, सॉरी मेजर किया, या गलत ढंग से किया? गलत ढंग से किया। कह रहे कि जो है सो है, जैसा है वैसा ही बताओ। ऐसा नहीं कि अपने फेवर के लिए कुछ उसमें छेड़छाड़ कर दो, मैनिपुलेशन कर दो। कुछ मैनिपुलेशन नहीं करने का आपको, जैसा है वैसा ही मेजर करके कंसीडर करने का। कह रहे कि परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब जहां पे कोई भी पार्शियलिटी ना हो, बिल्कुल सही तरीके से। और इस तरीके से परफॉर्मेंस को मेजर करो कि आपके ऊपर कोई क्या कर सके, विश्वास कर सके। वो रिलायबल मैनर में हो, किस में हो? रिलायबल। और आप भी विश्वास कर सको कि हाँ जो मैंने मेजर किया है ये परफॉर्मेंस बराबर है, इसमें कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आगे, इट कैन बी डन यूजिंग सेवरल टेक्निक्स। परफॉर्मेंस को बेटा जो मेजर कर सकते हो आप कई तरीकों से कर सकते हो, बहुत सारी इसकी क्या है टेक्निक्स है। लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, जैसे आप पर्सनली क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। भाई एक बात बताओ, तुम कोई असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हो, कोई टास्क तुम्हें मिला है और तुम्हें मुझे रिपोर्ट देनी है और परफॉर्मेंस मेजर करनी है कि भाई कितनी परफॉर्मेंस, क्या हमने क्या कितना काम कर चुके हैं। तो मैं उधर ही सुपरवाइज कर रहा हूँ आपको, मैं खुद ही देख रहा हूँ पर्सनली कि तुम कितना काम कर चुके हो। हाँ बोलो ना, मैं खुद ही देख रहा हूँ कि तुम कितना काम कर चुके हो। तो परफॉर्मेंस को ऐसे भी तो मेजर किया जा सकता है, यानी कि पर्सनल, किससे? पर्सनल ऑब्जर्वेशन से। मैं खुद जा करके ऑब्जर्व करूँ चीजों को कि कितना काम हो गया या नहीं हो, नहीं समझे? तुम्हारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट, एक तुम्हारी एक कंस्ट्रक्शन साइट है और उस पर ठेकेदार लगा हुआ है, ठीक है ना? तुम अपने ऑफिस में थे, तुमने ठेकेदार को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया अपने ऑफिस में, बताओ जी कितना काम हो गया, कितना काम हो गया। बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे दिए जाते हैं? काम के हिसाब से, कि जितना जितना काम होता जाएगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जितना जितना होता जाएगा उसके हिसाब से हम उसे क्या देते जाएंगे? पैसा देते जाएंगे। तुमने बुलाया उसे अपने ऑफिस में, हाँ जी भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टर साहब को बोल रहे हैं कितना काम हो गया।
बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है जी 80% काम डन है, 80% काम डन है। हम भी पर्सनली ऑब्जर्व करके आए थे कल शाम, जब जाने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया था शाम 5 बजे, सर्दी होती ना जल्दी चला जाता 5 बजे, ठीक है ना? नहीं भाई, जब एग्जाम्पल देते पूरा माहौल बना के दो, फिर तो 5 बजे चला जाता है, तो फिर हम भी एक राउंड लगा के आए थे, है ना? हम भी ऑब्जर्व करके आए थे कि भाई काम कितना किया इसने। कल को जब इसे ऑफिस में बुलाएंगे तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि जितना वो बोलेगा वाकई में उतना काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना? हमने देखा काम तो 55% हो रहा है, हम राउंड लगा के आए थे, कुछ पर्सनली ऑब्जर्व करके आए थे, ठीक है ना? कल हमने उसे जो आज उसे ऑफिस में बुलाया तो कह रहा है जी 80% है। हमने पकड़ा उसका हाथ, चल दिखा हमें, हम हमें दिखा तू कहाँ हुआ 80% काम। समझ में आ रही है ना बात? तो परफॉर्मेंस को अभी तो मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेजर। ये जो मैंने बाद वाला बोला ना कि हमें दिखा चल कितना हुआ है काम, कहाँ हुआ काम 80%, ये कंपैरिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि आगे का भी स्टेप बोल दिया मैंने। लेकिन जब हम खुद चेक करके देख के आए वहां पे, हमने देखा भाई काम तो कितना हो रहा है 55%, और हमने पर्सनली ऑब्जर्व करके मेजर किया किसको? एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका क्या है? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। बच्चों अगर आपसे एग्जाम में वो पूछे कि 2-3 तरीके बता दो, इंपॉर्टेंट मार्क करना इस बुलेट को, 2-3 तरीके बता दो परफॉर्मेंस को मेजर करने के, तो ये मत बोलना कभी उल्टा सीधा पेल के आओ कुछ भी। तो लिख के आना कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन एक तरीका होता है। दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या होता है? फिजिकल वेरिफिकेशन। सुनो, फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होता है? जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन अक्सर किसका होता है? या तो कैश का होता है। किसका होता है? कैश का, या इन्वेंट्री का होता है। किसका होता है? हमने बोला अपने एम्प्लॉय को देख के आ भाई गोडाउन में, या सिस्टम में देख के बता। और अच्छे से फ्रेम करता हूँ इस एग्जांपल को, सिस्टम में देख के बता हमारे वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा है, कितनी यूनिट पड़ी है। कह रहा बाबूजी बहुत यूनिट है। अबे चेक करके बता ना, ठीक है ना? कह रहा है कि जी लगभग लगभग 95, लगभग क्या एग्जैक्टली बता रहा है, 95,000 यूनिट का सिस्टम दिखा रहा है। बात समझ में आ रही है? हम हम पर्सनली ऑब्जर्व करके आए थे। क्या करके आए थे? पर्सनली ऑब्जर्व करके आए थे। और टू द स्पेसिफिक अगर मैं बोलूं तो हम फिजिकली वेरीफाई करके आए थे। क्या करके आए थे? अपने वेयर हाउस में जाकर के एक एक स्टॉक की, एक एक यूनिट की हमने क्या कराई थी? काउंटिंग कराई थी। एक एक यूनिट की काउंटिंग कराई थी, उसे बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। बात समझ में आ रही है? तो हमने जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया था उसमें यूनिट्स आई थी 80,000। कितनी आई थी? सिस्टम कितनी दिखा रहा है? 95,000। अब हम कंपेयर करेंगे, क्या आगे की भी बता रहा हूं मैं, ऐसे मत सोचना कि मैं इसी स्टेप पे स्टिक हूं तो बस इसी पे समझोगे। क्योंकि जब मैं वो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो अगले वाला स्टेटमेंट है वो बोलना ही पड़ेगा मेरे को इसके साथ, बात आधी अधूरी रह जाएगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं दोनों ही स्टेप आपको एक साथ समझा रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये जो नीचे वाला है विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस या स्टैंडर्ड। तो उसने बताया सिस्टम में 95,000 यूनिट है, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराया। क्या कराया? उसमें कितनी यूनिट आई है ईशान? 80,000। कहाँ गई ये 15,000 यूनिट? जब सिस्टम में 95,000 यूनिट चढ़ी हुई है उधर। हाँ, मुझे बताओ ये किसको, पहले बताओ कितनी कम हो रही है? कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 15,000। किसको पकड़े? वो जो सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहा है वो कहेगा बाबूजी मैंने तो बिल्कुल सही रिकॉर्ड की है, जैसे जितने जितने भी इशू हुई है, जितने जितने भी हमारे यहाँ पे यूनिट्स आई है, मैंने तो सब रिकॉर्ड किए बराबर से, सारे बिल इनवॉइस मेरे पास है। किसको पकड़ेंगे? हाँ, गेट कीपर जो होगा। किसे पकड़ेंगे? हाँ भाई, सारे डॉक्यूमेंट दिखा, ये इनवॉइस से मैच करा जो सिस्टम में चढ़े हुए हैं। बीच में 15,000 यूनिट का फर्क आ रहा है, ये कहाँ से आया? नहीं नहीं, बताएगा, हिसाब देगा ना वो, ठीक है ना? मान लिया अगर जो पर्ची, जो बिल उधर चढ़े हुए सिस्टम में और वही पर्ची उसके पास है, इसका मतलब सारी सारी बराबर सही है, यानी कि उसने काम अपना सही किया है। तो फिर 15,000 यूनिट कहाँ गई? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? गेट कीपर। तुझे लगाया क्यों है फिर हमने यहाँ? अगर ये 15,000 यूनिट तो तू ना होता, मान ले उठ गई थी, ठीक है ना, तो भी तो ये जब उठ जाती है तो तू तो बोल रहा है आज मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो फिर तेरे को हम सैलरी क्यों देते? तेरे को लगाया कि इसमें तू रेस्पॉन्सिबल है। बाबूजी को मैंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोई बात नहीं, सीसीटीवी लगाया, दूसरा तरीका अपनाएंगे आप। सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ, कहाँ गई 15,000 यूनिट, किस किस को माल गया है भाई, जिस जिस पार्टी का बिल कटा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? उस पार्टी का उस किस टाइम पे बिल कटा हुआ है ना? कब कब क्या हुई, इशू हुए,
गोडाउन में से, वेयर हाउस में से, तो वो टाइम की क्या निकाल लेंगे, फुटेज निकाल लेंगे, अदरवाइज देख लेंगे उससे अलग इशू तो होनी नहीं चाहिए। अगर इशू हो रखी होगी या किसी ने उधर छोटी मोटी चोरी करी होगी पिलफरेज वगैरह करके, तो पता पड़ जाएगी। समझ में आ रही? कंट्रोलिंग चल रही, क्या चल रही है? कंट्रोलिंग कर सकते हो आप पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, फिजिकल वेरिफिकेशन से। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप बच्चों? सैंपल चेकिंग। क्या कर सकते हो? सैंपल चेकिंग। तुमने गाड़ी मंगाई, अब ऐसे तो है नहीं कि एक एक यूनिट को चेक करोगे कि बराबर है कि नहीं है। अलग अलग जगह से 5-10 सैंपल निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? और वो अगर सैंपल बराबर है, मतलब बराबर इन द सेंस कि जैसे तुमने बोला था माल, जो चीज तुमने ऑर्डर की थी वो वैसे ही है, तो नक्की है। और अगर मान लिया तुमने 10 सैंपल निकाले, 10 में से 7 सैंपल क्या निकले? गलत निकले। तुम कह रहे ले जाओ इसे अपनी गाड़ी को उठा के, ठीक है ना, हम नहीं उतरवा रहे इस गाड़ी को, क्यों जैन साहब, हम नहीं उतरवा रहे इस गाड़ी को, ले जाओ इसे। समझ में आ रही ना? वो कह रहे बाबूजी ये तुमने जो सैंपल उठाए वो गलत उठाए, तो अपने सैंपल निकाल के दिखा दो इधर से, और 10 सैंपल और निकाल ले अलग अलग जगह से, पता पड़ जाएगा जो दिखाया था वही है क्या, ठीक है ना। तो सैंपल चेकिंग हो सकती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? परफॉर्मेंस रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट बना के दो, ठीक है ना। और भी तरीके हो सकते हैं बच्चों परफॉर्मेंस को मेजर करने की। आरओआई हो सकता है। क्या हो सकता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि भाई कितना परसेंट हमने कमाया। हम ये देख लेंगे फिर बाद में कि कितना हमें कमाना था, कंपेयर करके करेक्टिव एक्शन बाद में ले लेंगे, ठीक है ना। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। आगे बोल रहे टू मेक द कंपैरिजन इजियर। ध्यान से सुनना बच्चों, ये बड़ी सही बात बोली है इसने। कह रहे कि ताकि कंपैरिजन क्या हो जाए, अगले स्टेप में कंपैरिजन क्या हो जाए, इजी हो जाए। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। परफॉर्मेंस को आप, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको उसी यूनिट में क्या करोगे, आप मेजर करोगे जिस यूनिट में आपने क्या किया है, स्टैंडर्ड को सेट किया है। बात समझ में आ रही है? लेट सपोज आपके यहाँ पे डेयरी का काम है। किसका काम है? डेयरी का काम है। आपके यहाँ पे आपने जो स्टैंडर्ड सेट करे वो सेट कर लिए लीटर में। किस में सेट कर लिए? लीटर में। कि जी हम 1 लाख लीटर क्या करेंगे अगले वीक में, क्या करेंगे, 1 लाख लीटर की सेल करेंगे, हम मिल्क सप्लाई करेंगे, मिल्क की, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को जिसको मेजर करने बोला कि देख के बताइयो भाई, कॉपी में देख के बताइयो कि कितना क्या कर दिया हमने, दूध सप्लाई कर दिया। उसने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा वो किलो में करा। किस में करा? कहने लगा भाई साहब हमने ना उधर 95 केजी क्या किया है, 95 केजी क्या किया है, सप्लाई किया है, ठीक है ना। अब हमारे स्टैंडर्ड थे किसमें? लीटर में। इसने मेजर किया किसमें? तो अब लेट सपोज इसने बोल दिया आके, वैसे तो इसने मेजर किया लेट सपोज उसमें केजी में, लेकिन इसने बोलना भूल गया है, इसने बोला 95। हमने से डांट लगा दी। क्यों नहीं हुआ? टारगेट क्यों नहीं पूरा हुआ जब 100 किलो, सॉरी 100 लीटर का था? ये बोले, फिर बाद में बोलेगा नहीं 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 मैंने तो किसमें मेजर किया, किलो में मेजर किया। अब दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? दिक्कत ही आएगी कि या तो लीटर को किसमें कन्वर्ट करो, किलो में, या किलो को किसमें कन्वर्ट करो, लीटर में। तब जाके आप एक्चुअली कंपेयर कर पाओगे। सी समझ लो। अरे तुम बोलोगे भैया क्या इतना बड़ा इसमें कुछ वो है इशू, कर लेंगे ना। अरे बेटा काहे एक स्टेप क्या करना फालतू को बढ़ाना। पहले से ही जब हमने स्टैंडर्ड लीटर में सेट किए थे तो लीटर में क्या कर लेते, मेजर कर लेते परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। तुम्हें भी लग रहा है कि छोटा सा एग्जांपल है, बड़ी बड़ी जब आप इंडस्ट्रीज में जाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे अभी जैसे मान लिया अमूल की आप उसमें चले गए, अमूल की फैक्ट्री में चले गए, उधर जाकर के अमूल एक प्रोडक्ट वही ना बनाते, है ना, सैकड़ों प्रोडक्ट बनाते हो। तो हर एक के लिए अगर आप कंट्रोलिंग करनी होगी तो वैसे अलग अलग यूनिट में करो तो पागल हो जाओगे तुम तो। सेम यूनिट में आपको क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि कंपैरिजन को इजी करने के लिए परफॉर्मेंस को आपको सेम यूनिट में क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए। इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट, उसी यूनिट में मेजर करो जिसमें आपने स्टैंडर्ड को क्या किया है, सेट किया। जनरली परफॉर्मेंस इज मेजर्ड आफ्टर द टास्क। सुनो ना, आमतौर पर परफॉर्मेंस को कब मेजर किया जाता है, काम को पूरा करके। अरे हाँ बोलो ना, काम हमने पूरा कर दिया उसके बाद मेजर करेंगे, ठीक है ना। लेकिन बट इफ पॉसिबल इट शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। कह रहे कि अगर पॉसिबल है ना तो बीच बीच में भी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहो। ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में बहुत ज्यादा होता है, जो बाद वाला है ना, कि बीच बीच में मेजर करते रहते हैं कितना काम हो गया, कितना काम हो गया, 20% काम हो गया, 40% काम हो गया। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहां पे ऐसा होता है। कह रहे आमतौर पे वैसे तो क्या करते हैं,
भाई जैसे मान लिया हम गाड़ी असेंबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो गाड़ी बनाने के बाद ही तो देखेंगे कुछ कमी रह गई कि नहीं रह गई इसमें, ठीक है ना, सारा काम हो गया नहीं हो गया, या बीच बीच में हो गई गाड़ी पूरी, हो गई गाड़ी पूरी, मतलब अभी इंजन नहीं लगाया हो गई गाड़ी पूरी, है ना, आपने सीट नहीं लगाई, तो वैसा होता है। लेकिन अब क्या होता है कंस्ट्रक्शन वाले काम में, क्या होता है कंस्ट्रक्शन वाले काम में ऐसा नहीं होता, बन गया पूरा घर, उसमें ना बीच बीच में भी चेक किया जाता है कि कितना कितना हो गया। बात समझ में आ रही है ना, तो कह रहे कि वैसे कुछ काम तो ये जनरली ऐसे होता है कि परफॉर्मेंस को जनरली हम क्या करते हैं बाद में ही मेजर करते हैं, एक बार अपनी तरफ से पूरा करने के बाद, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बीच बीच में भी हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं परफॉर्मेंस को। और मैं तो कह रहा हूँ बीच बीच में भी करना चाहिए, इससे कंट्रोलिंग सिस्टम और रोबस्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, रोबस्ट मतलब और बढ़िया तगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अरे बीच बीच में भी मॉनिटरिंग करते रहोगे कंट्रोलिंग करते रहोगे तो सामने वाले को एक खौफ तो रहेगा, ऐसे नहीं कि नहीं नहीं अरे मजे मारो बाद में देखेंगे जब मेजर होएगी परफॉर्मेंस, एक ही झटका तो लगेगा झेल लेंगे, लेकिन जब बीच बीच में हल्के हल्के से शौक आते रहेंगे तो थोड़ा कायदे से चलेगा नहीं चलेगा सामने वाला वैसा। तो ये बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस को बीच में मेजर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग थोरोली चेक्स, जो मारुति उद्योग है वो क्या करती है, थोरोली मतलब डिटेल में क्या करती है, चेक करती है ईच पार्ट बिफोर असेंबलिंग देम इनटू द कार। वो कार में कोई भी पार्ट असेंबल करने से पहले लगाने से पहले थोरोली चेक करते हैं, डिटेल में चेक करते हैं कि ये पार्ट बराबर है या कहीं ऐसा ना हो ए ला भी लगा दो बाद में पता चले गाड़ी नहीं चली, ठीक है ना, फिर वो कह रहे सारी को निकालो, सारे पार्ट क्या करो इसे डिसमेंटल करो, है ना, वापस से देखेंगे एक एक, अरे पहले एक एक पार्ट चेक करके लगाओ कि बराबर है नहीं है, तो बाद में जो गाड़ी बन के आएगी वो भी अच्छी है, ठीक है ना, बाद में इतना ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि बाद में भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि अगर बीच बीच में अगर आप क्या करोगे चेकिंग करोगे तो आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो रोबस्ट हो जाएगा। आगे द परफॉर्मेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, अभी ऊपर वैसे मैं बोल के आया हूँ इसको, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोल रहा है कि अरे कि परफॉर्मेंस को और भी तरीके से मेजर किया जा सकता है थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियोज। अकाउंटिंग लैंग्वेज में भी आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो, जैसे कि कुछ अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं, पढ़ चुके हैं आप अकाउंटिंग रेशियो, पढ़ रहे हो ना, सोल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ऐसे वर्किंग कैपिटल रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ रहे होंगे ना, अलग अलग टाइप के रेशियो। तो रेशियोज से भी क्या कर सकते हो आप परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है बहुत सारे रेशियोज के थ्रू, लाइक जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने आ रहे हैं एक्सेट्रा एट पीरियोडिक इंटरवल। अलग अलग टाइम पे आप इन रेशियोज को भी चेक कर सकते हो ताकि आपको ये पता पड़ जाए कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी हो चुकी है, मतलब आप कितना काम पूरा कर चुके हो। तो ये सुनो, क्या करना था वो सेट कर लिया, कितना कर चुके वो देख लिया, नेक्स्ट क्या कीजिएगा, अब कंपैरिजन कीजिएगा, ये करना था इतना कर चुके या ये हो गया, ठीक है ना, तो कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे, प्लान परफॉर्मेंस से या स्टैंडर्ड से। जब कंपेयर करोगे तो रिजल्ट में क्या निकल के आएंगे, हाँ भाई वेरी गुड, डेविएशन क्या निकल के आएंगे, डेविएशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन और पॉजिटिव के केस में क्या करते हैं स्टैंडर्ड रिवाइज करते हैं, और नेगेटिव के केस में करेक्टिव एक्शन लेते हैं। कल की क्लास देख ली तूने, the third step in the controlling process is to compare the actual performance with the standard। जो थर्ड स्टेप होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस में वो क्या होता है कि हमें क्या करना होता है बच्चों, अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको क्या करना होता है, सेट करना होता है, कंपेयर करना होता है किससे, स्टैंडर्ड से। सच अ कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन, रिवील मतलब जो डेविएशन आएगा वो दिखाएगा, हाँ शो करेगा, या उससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्या, डेविएशन। जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमें पता पड़ेगा डेविएशन किसके बीच में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। डेविएशन क्या होता है, डेविएशन रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, क्या नेगेटिव वाला ही होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डेविएशन कैन बी ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव डेविएशन। आगे बच्चों पॉजिटिव डेविएशन पढ़ना एक बार, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो, बेटर हो किससे, हाँ, तो कौन सी परफॉर्मेंस होगी, कौन से डेविएशन होंगे,
इस केस में हमें स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की जरूरत होती है। नेगेटिव पढ़ना, जितना हमने सोचा था उससे हमने कम कर पाए हैं, तो उस केस में नेगेटिव डेविएशन आएंगे, और इस केस में हम क्या लेंगे बच्चों, करेक्टिव एक्शन लेंगे। नोट, इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द स्टैंडर्ड, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस किसको मैच कर जाए, देन एवरीथिंग इज विद इन कंट्रोल, तो सब चीज बराबर, अरे जैसा हमने चाहा था वैसे ही हमें मिल गया। हाँ बोलो ना। लेकिन अच्छा एक चीज बोलूं क्या आपको, वो एक वो है ना, वो सलमान खान की मूवी का एक तो गाना है वो, जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई मिला नहीं, बताओ इन तीनों में से किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहा है, नेगेटिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, नोट में क्या बोल रहे, कह रहे तुम्हें मिल गया, अच्छा चलो अच्छी बात है, तो तुम्हारे लिए नोट एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, पढ़ लेते हैं भाई साहब की खिदमत में ये नोट्स, ठीक है ना, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल। भैया ये अब क्या बोलो, ये तो खोपड़ी है भैया, ठीक है ना, आगे पीछे की जोड़ लो। इट मस्ट बी नोटेड दैट इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस द स्टैंडर्ड, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मैच कर जाए देन एवरीथिंग इज विद इन कंट्रोल, तो सब चीज बराबर चल रही है भाई, कंट्रोल में हमारे, एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड्स, सुनो ना, तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, कहाँ पे, कंपेयर करने में खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंपेयर करने पे ही आपको क्या पता पड़ जाएगा, डेविएशन तो है ही नहीं है, सुनो ना, ओ सुनो, जब डेविएशन ऐसा एग्जाम में पूछेगा ना फैल जाओगे, लिखने को छोटी सी बात लिखी है और होने को बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि एक ऐसा केस बताओ जहाँ पे कंट्रोलिंग प्रोसेस को बीच में बंद कर देंगे हम, प्लान्ड परफॉर्मेंस को जब हम कंपेयर करेंगे या एक्चुअल को कंपेयर करेंगे किससे, प्लान्ड से, और पता पड़ा कि सब कुछ सही चल रहा है, ये करेंगे या सुनो, ये करेंगे एनालाइजिंग डेविएशन करेंगे, अबे जब डेविएशन है ही नहीं तो एनालाइज किसे करें, जब है ही नहीं है डेविएशन तो एक प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है, तो वैसा बोला है। नेक्स्ट, लेकिन बच्चों मेरे को तो पूरी प्रोसेस पढ़ानी है, ठीक है ना, ये फोर्थ स्टेप पे हम आएंगे ही कब, कौन से वाला डेविएशन, एनालाइज, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों केस में एनालाइजिंग, अभी तो एनालाइज कर रहे हैं ना, है ना, देख रहे हैं डेविएशंस को, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज, कह रहे हैं ऐसा कभी, मतलब ये थोड़ा इत्तेफाक होगा कि जो तुमने सोचा था बिल्कुल वही हो जाए, ठीक है ना, वो कहते हैं, अ, दो लाइन अर्ज करता हूँ, हाँ जी, वाह वाह वाह, सुनाई तो है नहीं नलायक, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज, कह रहे कि जो परफॉर्मेंस है, जो आप परफॉर्मेंस दोगे उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन तो आएंगे ही, जो आपने सोचा था वो नहीं, जरूरी नहीं कि वो मिलेगा ही मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे, वेदर वो पॉजिटिव हो वेदर वो नेगेटिव हो। तो अर्ज करता हूं दो लाइन, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती तो किसी को आसमान, ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, सुनो, सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ डेविएशन तो आएंगे दोस्त, ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव आए चाहे तो नेगेटिव आए, सो द नेक्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टू एनालाइज द डेविएशन, ठीक है ना, तो अगला स्टेप हमारे लिए हो जाता है कि जो डेविएशन आए हैं हमें उन्हें क्या करना है, एनालाइज करना है, ठीक है ना, फॉर दिस, अच्छा एक बात बताओ, डेविएशन आने अच्छी बात है बुरी बात है, चलो ये तो तुमने बोला अगर नेगेटिव आए तो बुरी बात है, और अगर पॉजिटिव आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आपको बस सिंपल वापस से अपना क्वेश्चन रिपीट करके बस आपको बस एक आंसर देने बोलूं, डेविएशन आना बुरी बात है, ओवरऑल आप बोल रहे हो कि डेविएशन आना बुरी बात है, नहीं बेटा, डेविएशन आना अच्छी बात है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, डेविएशन आना अच्छी बात है।
बताऊं क्यों? क्योंकि जो तुमने सोचा था बिल्कुल अगर वही मिल जाएगा ना तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी, समझा ना? देखो अगर नेगेटिव डेविएशन आएंगे तो तुम अपने आप को संभालोगे कि मेरे को आपको फ्यूचर में कैसे संभालना है अपने आप को, समझ में आ रही है? और अगर पॉजिटिव आएंगे, अगर पॉजिटिव आएंगे तो अच्छी बात है, ये स्टैंडर्ड क्या करेंगे, रिवाइज करें। लेकिन हमेशा अगर तुम जो स्टैंडर्ड सुनो ना, जो स्टैंडर्ड तुमने सेट किया और वो अचीव हो गया तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बताऊं क्यों? बताऊं क्यों? क्या पता तुमने स्टैंडर्ड ही वाहियात सा सेट किया हो, तुम्हारी कैपेसिटी ज्यादा थी, तुमने स्टैंडर्ड कम सेट किया और उसे अचीव करके खुश हो रहे ही हमने अपने स्टैंडर्ड क्या कर लिए, अचीव कर लिए। कभी ये पता ही नहीं पड़ेगा कि हमारा कैलिबर और भी ज्यादा था, समझा ना? हाँ जी। तो डेविएशन डेविएशन आने अच्छे हैं, है ना? जैसे वो सर्फ एक्सेल वाले बोलते हैं ना दाग अच्छे है, वैसा डेविएशन अच्छे है। खैर, कह रहे हैं कि डेविएशन तो आने कुछ ना कुछ बनते हैं, तो अगला स्टेप यही होता है कि हमें क्या करने होते हैं, डेविएशंस को एनालाइज करना होता है। फॉर दिस, ध्यान से सुनो अभी, फॉर दिस एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन मस्ट बी फिक्स। कह रहे हैं ना, डेविएशन को जब आप एनालाइज करते हो ना तो आप क्या कीजिएगा ना, एक ना एक्सेप्टेबल रेंज क्या कर लो, फिक्स कर लो। तुम्हें समझे क्या बोला? हाँ, नहीं नहीं, तू तो कुछ भी गा रहा है, ऐसे कोई ना, पूरा पढ़ लो। हाँ, उतना फिक्स कर लो। सुनो देखो, अब मान लिया हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, हमने बोला 50 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए? अब 50 में 10% ज्यादा हो जाएगा, 5% हम झेल सकते हैं। 5% ऊपर नीचे भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ए छपरी इधर देख ले, तू ऐसे देख रहा है, हाँ ये अपना अलग ही माहौल बना रहे दोनों। अरे छपरी लोगों इधर देख लो, सुबह सुबह की बात है। हाँ जी, सुनो, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 आनी चाहिए, हमने सेट किया है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी हमने एक एक्सेप्टेबल रेंज, मतलब एक चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं हम कि कॉस्ट कम ज्यादा हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हमने वो सेट कर लिया कि कितना कम ज्यादा हो सकती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, 5% या तो ज्यादा हो जाए और 5% कम हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया जो प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 थी, 50 का 5% कितना होता है बोलो? 2.5 रुपए होते हैं नालायक, ठीक है ना? कुछ भी बोल रहा है। तो अगर सुनो, अगर कॉस्ट हमारी 52.5 तक आई, 52.5 तक आई, तो क्या कीजिएगा? छोड़ ना, जान दे, ऐसा नॉर्मल है, ऐसा होता रहता है, इतना तो कुछ फैक्टर होंगे, ये तो नॉर्मल रहता ही है, ये नॉर्मल चेंजेस है। क्या है? अब कॉस्ट आ गई 54, कितनी आ गई? ए बुलाओ रे, बुलाओ से, ठीक है ना? कह रहे साहब कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत चेंज तो चलता है, हमारे यहाँ चलता है। ए हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे यहाँ 5% चलता है। कितना चलता है? अब पढ़ लो ये इंग्लिश, अब पढ़ो ये इंग्लिश। फॉर दिस एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन मस्ट बी फिक्स। कह रहे हैं कि ना जब आप एनालाइज करते हो ना डेविएशन, तो उसके लिए एक रेंज तो क्या कर लो, फिक्स कर लो, जो तुम्हारे को मंजूर हो, मतलब जो तुम्हारे को कबूल हो। वो कहेगा जी बाबूजी कॉस्ट 50 आनी चाहिए थी, गुस्सा तो मत हो ना, 51.5 आई है, कितनी आई है? 51.5 आई है। हमने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? वो भी बड़ा खुश हो रहा है, कह रहे भाई डांट नहीं पड़ी। उसे क्या पता कि हमने एक रेंज फिक्स करके रखी है, रेंज कहां तक? 5% की, 52.5 तक की। उसे लगा इस बार छोड़ दिया, अगली बार भी कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी तो छोड़ देंगे। अगली बार आया फिर, बाबूजी गुस्सा तो मत हो ना, कॉस्ट 53 आ गई है, कितनी आ गई है? 53 आ गई है। हमने बोला ए बिठाओ इसे, अंदर बिठाओ, अंदर लेके चलो इसे, ठीक है? इसे वहीं पर, वो कह रहे, उसे लगा कुछ नहीं होगा मेरे साथ उसे लगा कुछ नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन उसके साथ तो हादसा हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार वो जो चेंज लेके आया ना, डेविएशन लेके आया, वो 5% से ज्यादा था। तो वो कह रहे हैं कि एक एक्सेप्टेबल रेंज क्या कर लो, आपने फिक्स कर लेनी चाहिए, फिक्स कर लो। एंड पे मोर अटेंशन टू द सिग्निफिकेंट डेविएशन। और किस पे ध्यान देने का? सिग्निफिकेंट डेविएशन, मतलब जो बड़े चेंजेस है, बड़े चेंजेस है,
जो बड़े डेविएशन है उन पे ध्यान देने का एज कंपेयर टू माइनर डेविएशन। पिद्दी पिद्दी है ना, छोड़ना बेटा, सारी अपनी एनर्जी, सारी आपकी जो एनर्जी है वो पिद्दी पिद्दी डेविएशन में लगा दोगे ना, तो फिर बड़े काम कैसे कर पाओगे? हाँ बोलो, झंडे कैसे गाड़ पाओगे? सुनो ना, मान लिया तुम्हारे पापा ने वो क्या है ना कि जैसे लेट सपोज तुम्हारे यहाँ पे है, तुम्हारे यहाँ पे वो जो तुम्हारे वर्कर्स है वो एक क्लिप उठा के ले गया, उधर उसमें से वो जो जो सरिया है, सरिये का एक वो जो कड़ा था वो उठा के ले गया। तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनकी जान को आ रहे, किनकी? वर्कर्स की। ओ तूने ये उठा के ले गया, वो हल्की सी पत्ती थी वो तो अपने घर पे ले गया, ठीक है ना, और तूने ये बाहर फेंक दिया, कूड़े में फेंक दिया। तुम छोटी छोटी चीजों को क्या कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो। आप मुझे बताओगे जब सारी एनर्जी तुम किस में लगा दोगे, पिद्दी पिद्दी काम में लगा दोगे, ठीक है ना, तो क्या बड़े कामों पे तो ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। उधर सामने से कस्टमर वापस जा रहे हैं, ठीक है ना भाई, कस्टमर वो माल लेके जाता तो 10,000 रुपए की पत्ती हमारी उस कस्टमर से बनती, समझा क्या? पूरा वो जितना माल ले गया 10,000 रुपए का प्रॉफिट आने वाला था। कस्टमर गया तेल लेने, ठीक है ना, तूने पत्ती क्यों उठाई पहले ये बता, ठीक है। अरे वो पत्ती कितने की, 2-5 रुपए की है, उधर 10,000 रुपए का नुकसान करा करा के बैठे हो, और इधर 5 रुपए की पत्ती को क्या कर रहे, सारी एनर्जी उसमें लगा दी। ला के दे अभी, अभी ला के दे, ठीक है ना, नहीं तो तेरी सैलरी में से 5 रुपए काट लूंगा। गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ बोलो ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि आपने एक रेंज फिक्स कर लेनी चाहिए, पिद्दी पिद्दी चेंजेस पे, डेविएशन पे तो ध्यान मत दो, ज्यादा अटेंशन किस पे करो, हाँ जो बड़े सिग्निफिकेंट डेविएशन है। बिकॉज अगर बच्चों, इफ यू वांट टू कंट्रोल, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग देन यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। क्या बोला इसका मतलब समझे? हाँ, तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस चीजों को तुमने, जो छोटी छोटी चीजों को भी तुमने कंट्रोल किया है, ठीक है ना, उनसे तो इतना कुछ फर्क पड़ना नहीं था, और जिसको एक्चुअल में करना था वो तुम कर ही नहीं पाए। तो अल्टीमेटली तुमने अपना लाखों रुपए का नुकसान करा करके कितने रुपए बचाए? 15 रुपए बचाए। अरे 3 पत्ती उठाई थी दूसरे ने भी, बहुत होशियारी की ना, बहुत होशियारी की ना, बहुत अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम है ना। नहीं, ऐसा नहीं करने का, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि आपको बड़े जो डेविएशन है उन पे ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान से सुनो आगे, बस लास्ट एक बुलेट है। इन दिस रिगार्ड, इस मसले में आप क्या करेंगे, मैनेजर यूज द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। मैनेजर ने क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल के भी प्रिंसिपल होते हैं। अभी आगे, आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, कल की क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। दैट इज कौन कौन होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कभी कभी ना एग्जाम में बोल देता है एक्सप्लेन, सिंपल बोलेगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, बच्चा ठोक के आता है फ्यूल के प्रिंसिपल में से, आउट ऑफ 14 में से कोई भी दो, ठीक है ना। भारत माता की जय, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, है ना। अब उधर से और फिर बच्चे को हरा के बोलते अपने दोस्त को, तेरा भाई सीबीएसई को ठोक के आया, ठीक है ना, ठोक के आया रे, ठोक के आया भाई साहब, ऐसा लिख के आया हूँ, 1 मार्क भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। सीबीएसई उधर से बगल में उधर से ऐसा देख रही है देखो हमें ठोक के आया, ठीक है ना। वो औकात दिखा दी इसको, एक भी नहीं मिलेगा। वो कह रहा कि एक भी नहीं काट सकता सीबीएसई के लिए, एक भी नहीं मिलेगा। बेटा पियोल के प्रिंसिपल नहीं लिख के आने, कंट्रोलिंग के अपने खुद के प्रिंसिपल होते, 2 प्रिंसिपल है, उसने कंट्रोल के प्रिंसिपल पूछे। बच्चे को लगता है प्रिंसिपल तो बस पूरे सिलेबस में दूसरे चैप्टर में है, या तो फ्यूल के है या तो उसके है, बस उनमें से कोई तो लिख के आएगा, गलत हो जाएगा। वो उसका यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है वो है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है ना। एक मतलब ऐसे बनाए गए, किसी ने दिए नहीं है, ठीक है ना, ऐसे बनाए गए कॉन्सेप्ट है। अभी सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो प्रिंसिपल है आज तो कर नहीं रहे बिकॉज हमारी क्लास में क्या हो चुका, टाइम हो चुका। ये प्रिंसिपल को हम बहुत प्रॉपरली कल करेंगे, जो हालांकि ये इस मसले में जो मैंने अभी बताया ना आपको, क्या बोलूं तुझे बस अब, हाँ जी, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कि सारी चीजों को आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, है ना। उसी चीज को कंसीडर करके यहाँ पे 2 प्रिंसिपल है,
जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतने करते हैं, बाकी करेंगे कल।